हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रह्म सक्सेस इंस्टीट्यूट। देखिए, आज हम नेट जेआरएफ सेट के जो टॉपिक था हमारा जियोमॉर्फोलॉजी, इसके और 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 3 तक पहले ही चैनल की प्लेलिस्ट में अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप उनको अच्छे से देख लेना। ये हमारा पार्ट 4 है। इसमें हम 20 और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर इन क्वेश्चंस में अगर किसी में डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए बिना किसी देर की वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत किसने दिया था? महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत किसने दिया था? देखिए, जितने भी क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसमें मैं कुछ फैक्ट्स बताऊंगा, तो आप उनको पेंसिल और नोटबुक लेके उसको नोट करते रहना। ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत किसने दिया था? हु प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट? तो आपके ऑप्शंस हैं आर्थर होम्स, एल्फ्रेड वैगनर, डार्विन, कांट। तो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत किसने दिया था? एल्फ्रेड वैगनर ने दिया था। ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन बी करेक्ट है। ये एग्जाम में पूछा गया, आप इसको स्टार मार करके इंपॉर्टेंट लगा लेना। चलिए, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, एल्फ्रेड वैगनर एक जर्मन भूगोलवेत्ता एवं मौसम वैज्ञानिक थे। वैगनर ने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया था? एल्फ्रेड वैगनर एक जर्मन भूगोलवेत्ता एवं मौसम वैज्ञानिक थे। आप नोट कर लेना। वैगनर ने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादन 1912 में किया था। कब किया था? 1912 डेट पूछी जाती है, कब किया था? 1912 में किया था। वैगनर ने बताया कि सभी महाद्वीप, एक जो जो महाद्वीप थे, सभी महाद्वीप क्या थे, एक पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट था, उसका क्या नाम था? पेंजिया के ही क्या थे? हिस्सा थे। ठीक। एल्फ्रेड वैगनर हैज़ अ जर्मन जियोग्राफर एंड मेट्रोलॉजिस्ट। वैगनर प्रपोज्ड द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इन 1912। वैगनर argued that the continent were once part of a single supercontinent Pangaea। देखिए, अगर इसके जो थ्योरी है इसकी आप डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, डिटेल में मैं समझाऊं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। हम उसको एक पर्टिकुलर एक अलग सी वीडियो लेके आप उसको हम थ्योरी पूरी बता देंगे क्या था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? एक मिनट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मैनी इंडियन स्टेट्स? 6, 7, 8 या 9? तो कर्क रेखा भारत कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन सी करेक्ट है, ये आप नोट कर लेना। चलिए, थोड़ा इस एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, 8 राज्यों से होकर गुजरती कौन कौन से राज्य हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसको नोट कर लें। देखिए, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। देखिए, अगर आप को ऐसे नहीं याद हो पा रहा है तो आप इसकी एक ट्रिक याद कर सकते हैं। ट्रिक है, छत्तीसगढ़ में मित्र पर झंडा गिरा। ठीक, तो ये ट्रिक भी आप नोट कर दें, छत्तीसगढ़ में मित्र पर झंडा गिरा। ऐसे करके सारे राज्य हो जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्लेट विवर्तनिकी के लिए कौन सी परत जिम्मेदार है? प्लेट विवर्तनिकी के लिए कौन सी प्लेट जिम्मेदार है आपको बताना है। भूपर्पटी है, क्रोड है, मेंटल, स्थलमंडल है। तो प्लेट विवर्तनिकी के लिए कौन सी परत जिम्मेदार है? स्थलमंडल जिम्मेदार है। ऑप्शन डी करेक्ट है, ये आप नोट कर लेना। देखिए, इसके जो परत है, परत आप इसके बारे में थोड़ा जान लें। देखिए, पृथ्वी की 3 परतें हैं।
पृथ्वी की 3 परतें हैं। सबसे ऊपर वाली परत को क्रस्ट बोलते हैं, बीच वाली परत को मेंटल बोलते हैं, और जो लास्ट वाली परत है जो कठोर है उसको हम क्या बोलते हैं, कोर। तो इन तीनों परत के बारे में एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप इसको नोट कर लेना एक एक करके। चलिए पहले तो हेडिंग डालें, भूपरपटी यानी क्रस्ट। क्रस्ट क्या होता है, देखिए यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी और पतली परत है। तो भूपरपटी है, भूपरपटी में लिखेंगे यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी और पतली परत है जिस परत पर हम रहते हैं। ये सबसे ऊपरी परत है और सबसे पतली परत ही कौन सी है, भूपरपटी है यानी क्रस्ट। इसमें महाद्वीप और महासागर शामिल होते हैं। इसमें कौन कौन शामिल है, महाद्वीप है और महासागर भी इसमें शामिल है। तो कॉन्टिनेंट आर सराउंडेड बाय द ओशन, सराउंडेड बाय कॉन्टिनेंट्स आर सराउंडेड बाय ओशियंस एंड ओशियंस, ठीक, ओशियंस, आप सराउंडेड बाय ओशियंस एंड ओशन काट देना, अगर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है थोड़ी, ठीक है, ओशियंस। चलिए नेक्स्ट कोर देख लेते हैं। कोर से पहले मेंटल देख लेते हैं, कोर से पहले मेंटल देख लेते हैं। मेंटल में लिखेंगे यह भूपरपटी और क्रोड के बीच की मोटी परत है, यानी क्रस्ट के बाद जो परत आती है वो मेंटल आती है। यह भूपरपटी और क्रोड के बीच की मोटी परत है। इसमें गर्म अर्ध द्रव्य पदार्थ होता है जो प्लेटों की गति में मदद करता है। यहाँ पर क्या पाया जाता है, एक अर्ध द्रव्य पदार्थ पाया जाता है जो प्लेट की गति में, प्लेट की जो गति है उसको, प्लेट की गति करने में वो मदद करता है। क्लियर। चलिए कोर देख लेते हैं। कोर जो है यह पृथ्वी की सबसे अंदरूनी भाग है जो बहुत गर्म और भारी होता है। दिस इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज़ वेरी हॉट एंड हैवी। इसमें मुख्यतः लोहा पाया जाता है और निकल पाया जाता है। इसमें क्या क्या पाया जाता है, आयरन एंड निकल पाया जाता है। चलिए स्थल मंडल देख लेते हैं। लिथोस्फीयर क्या होता है, देखिए यह भूपरपट्टी और मेंटल की ऊपरी हिस्से को मिलाकर बना होता है। भूपरपट्टी और मेंटल के ऊपरी हिस्से को मिलाकर लिथोस्फीयर का निर्माण होता है और यह कई टेक्टोनिक प्लेटों में बटा होता है जो धीरे धीरे हिलती रहती है। अब इसमें ही क्या होते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं। ये कई टेक्टोनिक प्लेट्स से बटा हुआ था। टेक्टोनिक प्लेट्स कितनी होती हैं, 3 प्रकार की टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। कितनी होती हैं, 3 प्रकार की। अब टेक्टोनिक प्लेट्स के हम एक अलग क्वेश्चन जब करेंगे या फिर अलग डिस्कशन करेंगे तो आप उसमें हम समझा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 है आइसोबार किससे संबंधित है। द टर्म आइसोबार रिफर्स टू समान तापमान, समान दाब, समान वर्षा, समान ऊंचाई। तो आइसोबार किससे संबंधित है, समान दाब से संबंधित है, इक्वल प्रेशर से। ऑप्शन बी करेक्ट है, ये आप नोट कर लेना। देखिए आइसोबार जो है समान वायुदाब को जोड़ने वाली रेखा होती है। तो आइसोबार कौन सी रेखा होती है, समान वायुदाब को जोड़ने वाली रेखा है। ये पूछा गया एग्जाम में, आप इसको स्टार मार करके इंपॉर्टेंट लगा लेना। चलिए क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 है कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। विच सॉइल इज़ बेस्ट फॉर कॉटन कल्टीवेशन। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, लेटराइट मृदा। तो जो कपास के लिए काली मृदा उपयुक्त होती है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए ब्लैक सॉइल जो काली मृदा है इसको रेगुर सॉइल भी बोलते हैं। महाराष्ट्र में इसको क्या बोलते हैं, रेगुर सॉइल। आप लिख लेना, महाराष्ट्र में इसको रेगुर सॉइल बोलते हैं। जो नमी बनाए रखने की क्षमता अधिक होती है, इसमें क्या होती है, नमी बनाए रखने की क्षमता अधिक होती है। और ये जो मृदा होती है ब्लैक सॉइल होती है बहुत चिपचिपी होती है, ये भी आप लिख लेना। और इस मृदा में कपास की कृषि क्या होती की जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है एल नीनो किससे संबंधित है। एल नीनो किससे संबंधित है। एल नीनो इज एसोसिएटेड विथ भारतीय मानसून से, प्रशांत महासागर से, अटलांटिक महासागर से, आर्कटिक महासागर से। जो एल नीनो है किससे संबंधित है, पैसिफिक ओशन से संबंधित है, प्रशांत महासागर से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है विश्व का सबसे बड़ा और ठंडा मरुस्थल कौन सा है। विच इज़ द लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट इन द वर्ल्ड। सहारा मरुस्थल, थार मरुस्थल, अंटार्कटिका मरुस्थल और गोबी मरुस्थल। तो विश्व का सबसे ठंडा और बड़ा मरुस्थल कौन सा है, ये अंटार्कटिका मरुस्थल है। कौन सा है,
ये आंसर जो है गलत टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, आप इसको कट करके यहाँ पर क्या लिख लेना है, ऑप्शन सी अंटार्कटिका है। कौन सा है? अंटार्कटिका मरुस्थल, जो सबसे बड़ा और ठंडा है। ऑप्शन सी करेक्ट है, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, ठीक है। आप ये नोट कर लेना, अंटार्कटिका मरुस्थल, अंटार्कटिका डेजर्ट, ये काट लेना आंसर, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। देखिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ा, क्योंकि मरुस्थलों के बारे में पूछा जाता है, तो एक एक करके आप नोट कर लेना। चलिए अंटार्कटिका मरुस्थल में लिखेंगे, देखिए अंटार्कटिका मरुस्थल जो है विश्व का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल है, जो लगभग 1.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला है, और ये दक्षिण ध्रुव में क्या है स्थित है। द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट इज अंटार्कटिका डेजर्ट। क्लियर। चलिए सहारा मरुस्थल जो है, सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। तो गर्म मरुस्थल सबसे बड़ा कौन सा है विश्व का? सहारा मरुस्थल है, और यह 92 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और यह उत्तरी अफ्रीका के 11 देशों से गुजरता है। कौन कौन से 11 देश हैं? 11 देश पूछे जाते हैं, तो आप ये लिख लीजिए कौन कौन से देश हैं। देखिए अल्जीरिया है, मिस्र है, लीबिया है, माली है, मोरक्को है, नाइजर है, सूडान है, चाड है, ट्यूनीशिया है, पश्चिमी सहारा है, मॉरिटानिया तक क्या है ये फैला हुआ है। ये सारी कौन सी कंट्रीज़ हैं? अफ्रीका की कंट्रीज़ हैं। कौन सी कंट्रीज़ हैं? अफ्रीका की कंट्रीज़ हैं। तो 11 अफ्रीकी देशों में ये पूरा क्या है, सहारा मरुस्थल फैला हुआ है। एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, आप इंग्लिश में चाहे तो इंग्लिश में आप नोट कर सकते हैं। चलिए थार मरुस्थल के बारे में जान लेते हैं। देखिए थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल है। यह भारत के उत्तर पश्चिमी में अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित है, जो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात राज्य में फैला हुआ है, और ये लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में 2 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में क्या है, फैला हुआ है। और जो रेगिस्तान का 85% भाग जो है, इससे इसका जो 85% भाग है, रेगिस्तान का जो 85% भाग है, ये किस में पाया जाता है? भारत में ही पाया जाता है। देखिए इंग्लिश में आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, ठीक। चलिए गोबी मरुस्थल देख लेते हैं। गोबी मरुस्थल जो है, गोबी मरुस्थल पूर्वी एशिया में स्थित एक विशाल शीत मरुस्थल है। पूर्वी एशिया, तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा? गोबी मरुस्थल है, जो लगभग कहाँ कहाँ फैला है? दक्षिण मंगोलिया और उत्तर पश्चिमी चीन के बीच क्या है, फैला हुआ है, और 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये पूरा क्या है, फैला हुआ है। और यह एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल और दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा? गोबी मरुस्थल। और दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे 5वां सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? गोबी मरुस्थल है। तो ये भी आप नोट कर लेना। द गोबी डेजर्ट इज़ द वास्ट कोल्ड डेजर्ट। ये भी क्या है? ठंडा मरुस्थल है। कोल्ड डेजर्ट लोकेटेड इन ईस्ट एशिया स्ट्रेचिंग primarily between southern Mongolia and northwest China. It is the largest desert in Asia and the 5th largest in the world, which is spread over an area of approximately 13 lakh square kilometer. ये आप नोट कर लेना, ये पूछा गया एग्जाम में, आप इसको स्टार मार्क करके इंपॉर्टेंट लगा लेना। देखिए जितने क्वेश्चन हैं सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे को और मोटिवेशन मिले और मैं और ऐसी वीडियो और ऐसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक लाता रहूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है? भूकंप और ज्वालामुखी से, पवन से, नदी से, हिमानी से। तो रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है? अर्थक्वेक एंड वोल्केनो से, यानी भूकंप और ज्वालामुखी से संबंधित है। और ये कहाँ रिंग ऑफ फायर है, ये कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में स्थित है। ये आप लिख लेना, एक नोट करके लिख लेना। रिंग ऑफ फायर किस में स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। रिंग ऑफ फायर इज सिचुएटेड इन द पैसिफिक ओशियन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 है, कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती? गंगा, कोसी, यमुना, सोन। कौन सी नदी बिहार का शोक है? कोसी को कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस देश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? भारत, चीन, बांग्लादेश, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो किस देश की जनसंख्या घनत्व अधिक है? बांग्लादेश का अधिक है। ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन 11 देखते हैं। क्वेश्चन 11 है, किस पठार को विश्व की छत कहा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी पूछा गया है। किस पठार को विश्व की छत कहा जाता है? विच प्लेटू इज नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड? दक्कन, ब्राजीलियाई, तिब्बती, ईरानी। तो तिब्बती पठार को क्या कहा जाता है? विश्व की छत कहा जाता है। ये आप नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, रेत के टीले किससे बनते हैं? व्हाट आर सैंड ड्यून्स मेड ऑफ? व्हाट आर सैंड ड्यून्स मेड ऑफ? किससे बनते हैं? जल से, पवन से, हिमानी से, गुरुत्वाकर्षण से। तो किससे संबंधित है? पवन से संबंधित है। तो ये पवन से बनते हैं। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कुछ। रेत के टीले, जो सैंड ड्यून्स हैं, ये बालू के टीले हवा द्वारा रेत के जमाव से बनी गतिशील आकृतियां हैं जो मुख्य रूप से रेगिस्तान और तटीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ये मुख्य रूप से अर्धचंद्राकार होती हैं। अर्धचंद्राकार होती हैं, रेखीय होती हैं, पिरामिडनुमा भी होती हैं। किसमें किसमें पाई जाती? बरखान, लीनियर एंड स्टार ड्यून्स लाइक इनका क्या होते हैं? शेप्स होते हैं। चलिए 13 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, अपक्षय चक्र सिद्धांत किसने दिया था? हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन? पेंक ने, डेविस ने, हटन ने, जेम्स ने, होम्स ने। किसने दिया था? पेंक ने, डेविस ने, हटन ने, होम्स ने। तो ये किसने दिया था? ऑप्शन नंबर बी, डेविस ने दिया था। ठीक है। चलिए क्वेश्चन 14 देखते हैं। क्वेश्चन 14 है, यू आकार की घाटियाँ किससे बनती हैं? नदी द्वारा, हिमनदी द्वारा, पवन द्वारा, समुद्र द्वारा। तो यू आकार की घाटियाँ किससे बनती हैं? नदियों द्वारा बनती हैं। क्वेश्चन 15 देखते हैं। क्वेश्चन 15 है, वी आकार की घाटी किससे बनती है? वी शेप्ड वैलीज फॉर्म्ड बाय नदी, समुद्र, पवन, हिमनदी। तो वी आकार की घाटी किससे बनती हैं? नदियों द्वारा बनती हैं। ये आप नोट कर लेना। ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, देखिए आप इनको अच्छे से नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16, तटीय निक्षेपण से कौन सा स्थल रूप बनता है? विच कोस्टल लैंड फॉर्म इज फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन? चट्टान, समुद्र तट, गुफा, मेहराब। तो तटीय निक्षेपण से कौन सा स्थल रूप बनता है? समुद्र तट बनता है, बीच बनती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, कास्ट स्थलाकृति किस चट्टान में बनती है? कास्ट टोपोग्राफी डेवलप्स इन विच रॉक? ग्रेनाइट, चूना पत्थर, बेसॉल्ट, बलुआ पत्थर। तो कास्ट स्थलाकृति किस चट्टान में बनती है? चूना पत्थर में बनती है। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, हवा के अपरदन से कौन सा स्थल रूप बनता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी पूछा गया एग्जाम में। हवा के अपरदन से कौन सा स्थल रूप बनता है? विच लैंडफॉर्म इज फॉर्म्ड बाय विंड इरोजन? यारडांग, डेल्टा, हिमोड, लैगून। तो यारडांग बनता है। कौन सा बनता है? यारडांग बनता है पवन द्वारा। देखिए इसके बारे में जान लेते हैं, यारडांग क्या होते हैं। यारडांग रेगिस्तान में हवा द्वारा बनाई गई एक विशेष प्रकार की ज़मीन है। यह एक लंबी तंग चट्टानी पहाड़ी या उभार होता है जो तेज हवा के कटाव से बनता है। यारडांग इज अ डिस्टिंक्टिव टाइप ऑफ लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय विंड इन द डेजर्ट। इट इज़ अ लॉन्ग नैरो रॉकी हिल और प्रोट्रूशन फॉर्म्ड बाय स्ट्रॉन्ग विंड इरोजन। ये इंग्लिश में आप नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन 19 देखते हैं। क्वेश्चन 19 है, तटीय पर्दन से कौन सा स्थल रूप बनता है? समुद्र तट, चट्टान, बार, कोई नहीं। तटीय पर्दन से कौन सा स्थल रूप बनता है? चट्टान बनती है, क्लिफ बनता है। चलिए क्लिफ के बारे में जान लेते हैं क्या है। देखिए क्लिफ या खड़ी चट्टान एक ऊर्ध्वाधर या लगभग सीधी खड़ी चट्टान की दीवार होती है जो मुख्य रूप से सरण, इरोजन और अपक्षयण यानी अपक्षय वेदरिंग के कारण बनती है। ये तटों, पहाड़ों और नदियों के किनारे पाए जाते हैं। हिमालय के नंगा पर्वत में रूपल प्लैंक, देखिए हिमालय में जो नंगा पर्वत है यहाँ पर जो रूपर प्लैंक है, दुनिया का सबसे बड़ा क्लिफ ये माना जाता है, जो लगभग 4600 मीटर क्या है ऊंचा है। ये आप नोट कर लेना। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है,
हिमनद निक्षेपण से कौन सा स्थल रूप बनता है? विच लैंडफॉर्म इज फॉर्म्ड बाय ग्लेशियल डिपोजिशन? सर्क, हिमोड, फोर्ड, घाटी। तो हिमनद निक्षेपण से कौन सा स्थल रूप बनता है? हिमोड बनते हैं, मोरेन्स बनते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए सर्क और जो फोर्ड है इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसके बारे में लिख लेना। देखिए सर्क जो है, सर्क या हिमगह्वर पहाड़ों में हिमनदों द्वारा निर्मित एक आराम कुर्सी के आकार की गहरी और अवतल गर्त या घाटी होती है। गहरी आराम कुर्सी टाइप ये क्या होती है? आकार की एक घाटी होती है। ठीक है, चलिए अब सर्क के कुछ उदाहरण पूछे जाते हैं, तो सर्क के उदाहरण लिख लेना। लिखेंगे जगस्टरलोच जो जर्मनी में है, हिमालय क्षेत्र जो भारत और नेपाल में है, येसोमाइट घाटी जो कैलिफोर्निया अमेरिका में है, स्विट्ज़रलैंड के आल्प्स, ग्रैंड कैनियन जो अमेरिका में है। तो ये कुछ प्रमुख जो सर्क हैं इसके उदाहरण हैं। चलिए फोर्ड देख लेते हैं। फोर्ड क्या है? जो फोर्ड है, फ्योर्ड एक लंबी सकरी तटीय खाड़ी होती है जिसके किनारे क्या होते हैं? खड़ी चट्टानें या खड़ी ढलानें होती हैं जो हिमनदी द्वारा निर्मित यू आकार की घाटी के जलमग्न होने से बनती हैं। अ फोर्ड इज अ लॉन्ग नैरो कोस्टल इनलेट विथ स्टीप स्लाइड्स और क्लिफ्स फॉर्म्ड बाय सबमर्जन ऑफ अ ग्लेशियल यू शेप्ड वैली। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ हमारे 20 जियोमॉर्फोलॉजी के कुछ और 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जितनी भी वीडियो हो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, जीआईसी हो गया, एलटी हो गया, यूपी का कोई एग्ज़ाम है, बिहार का कोई एग्ज़ाम है, मध्य प्रदेश का कोई एग्ज़ाम है, कोई सा भी एग्ज़ाम है, तो आप हमें हमारे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल में इन सभी जो एग्ज़ाम्स हैं इसकी तैयारी कराई जाती है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू।